नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है? आपका काम में मन नहीं लगता, आप कम खाते हैं फिर भी आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहने लगी है, तो यह हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे इस हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, किन जांचों से इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है और किन आसान और सस्ती तकनीकों से इसका आसान इलाज किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर बलराम शर्मा सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर बलराम शर्मा सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बलराम शर्मा है और वर्तमान में मैं जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। एंडोक्राइनोलॉजी हमारी जो ब्रांच है वो वाली ब्रांच है जिसमें हार्मोन से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके कारण, निदान और इलाज, इसके बारे में गहन अध्ययन और ट्रीटमेंट किया जाता है। आज हम लोग हार्मोन्स की जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग थायराइड से संबंधित समस्याएं कहते हैं या हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो थायराइड बेसिकली प्रॉब्लम है क्या और थायराइड है क्या? तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि हमारे शरीर में कई तरीके की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और उनमें से एक प्रमुख ग्रंथि है जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड। जो इस जगह पर जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ तो गर्दन के निचले हिस्से में थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से मेरे ख्याल से आजकल सभी लोग परिचित हैं। हमारे शरीर का जो भी एक मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बॉडी के अंदर, उस सारे को डिसाइड करने का जो फंक्शन है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए गए हार्मोन्स के द्वारा ही होता है, जिसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन पहले T4 हार्मोन होता है, बाद में फिर वो T3 हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है जो एक एक्टिव हार्मोन है। T4 एक प्रो हार्मोन होता है। अब थायराइड की ग्रंथि में कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से कभी कभी जितना हार्मोन वो सीक्रेट कर रही है उससे वो कम अगर सीक्रेट कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और अगर वो जरूरत से ज़्यादा सीक्रेट कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली है क्या? हम लोग जितने भी लोगों से सुनते हैं कि भाई मेरे को थायराइड की समस्या है या मेरे फलां दोस्त को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनमें से अधिकांश लोगों को हाइपोथायराइडिज्म ही होता है। तो ये होता क्या है? जितना भी अब मैंने बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, अगर उसकी जितनी ज़रूरत की मात्रा है, जितना बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, उससे अगर कम सीक्रेट कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपो, मतलब कम काम कर रही है थायराइड। आपकी आवश्यकता अधिक हार्मोन की है लेकिन उतना हार्मोन वो सीक्रेट नहीं कर पा रही है। अब अगर ये होगा तो होगा क्या? जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आपकी मेटाबॉलिक रेट को या मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, तो पूरा का पूरा बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने से क्या होगा? पेशेंट हमेशा सुस्त बना रहेगा, हमेशा थकावट बनी रहेगी। हम लोग कहेंगे यार ये आलसी है, सुस्त है, बिल्कुल उससे कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, वो ज़्यादातर सोना या आराम करना पसंद करेगा। वो कम खाना खाने के बावजूद भी या नॉर्मल खाना खाने के बावजूद भी उसका वेट गेन की टेंडेंसीज होंगी, वज़न बढ़ने की तरफ जाएगा। कभी कभार जैसे हमारे जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनको माहवारी की अनियमितता या पीरियड्स का एक्स्ट्रा पीरियड आना या ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इस तरीके की समस्याएं या अनियमितता हो जाना, ये हो सकता है। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन के अलावा पैरों में स्वेलिंग आना या पूरे शरीर पर सूजन आ जाना, ऐसा भी संभव है। जो छोटे बच्चे हैं, जो ग्रोथ का टाइम चल रहा है, जैसे कि हमारे घरों में जो नवजात शिशु हैं या चिल्ड्रंस हैं जिनके ग्रोथ का टाइम है या एडोलेसेंट हैं, तो बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो उनका ग्रोथ भी सीवियरली इम्पैक्ट हो जाएगा, और अगर ये सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चा छोटा ही रह सकता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ना रुक सकती है, उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो सकता है। तो कभी कभी ये गंभीर तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है कि बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से या अपने साथियों से या अपने परिवार में जो और उसके हम उम्र के लोग हैं, स्कूल क्लास के हम उम्र के बच्चे हैं, उनसे वो बहुत छोटा हाइट में रह सकता है। हाइपोथायराइडिज्म कभी कभी इससे भी और गंभीर अवस्था में हो सकता है, जैसे कि जो नवजात शिशु हैं उनको अगर हाइपोथायराइडिज्म है
तो उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, जिसको हम लोग क्रिएटिन की स्थिति कहते हैं। क्रिएटिनिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें मेंटली रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो ना केवल शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है बल्कि मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। इसके साथ ही अगर कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, साथ में उसको अगर हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके होने वाले बच्चे पे भी इसके कई तरीके के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें बच्चे की ग्रोथ पे विपरीत असर होना, बच्चे की मानसिक ग्रोथ पे विपरीत असर होना, या उसके IQ लेवल का पे नेगेटिव इम्पैक्ट होना। इस तरीके की समस्याएं भी हाइपोथायराइडिज्म कर सकती है। तो बेसिकली हमने समझा कि हाइपोथायराइडिज्म कितनी तरीके की समस्याओं को पैदा कर सकता है। अब इसके अलावा ये तो हो गए लक्षण और कारण और इस तरीके, लेकिन कारण क्या होते हैं इसके, हाइपोथायराइडिज्म होता ही क्यों है? तो जितनी भी हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनमें से जो कॉमनेस्ट कारण है, वो सबसे कॉमन कारण को कहते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो कभी कभी हमारे शरीर के किसी अंग विशेष को ही टारगेट कर लेती है और उसके खिलाफ काम करने लग जाती है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि ऑटो इम्यून हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसी को वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने वाली हमारी जो थायराइड की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं या ऊतक हैं, उनको वो टारगेट करती है और धीरे धीरे करके उनको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से थायराइड अपना पूरा काम नहीं कर पाती और उसको जो थायरोक्सिन सीक्रेशन है या जो हार्मोन सीक्रेशन है उसकी मात्रा कम हो जाती है और वो अल्टीमेटली हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट लैंड कर जाता है। तो इस तरीके की समस्याएं सबसे पहले जो लिटरेचर अगर हम लोग देखें तो जापान में इस तरीके की समस्याओं को जानकारी की गई और एक होशिमोतो नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा जाना था। तो कॉमनली हम इस बीमारी को होशिमोतो थायराइडाइटिस कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गोइट्रोजेंस, हमारे खान पीन में बहुत बार गोइटर पैदा करने वाले या थायराइड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाली कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ केमिकल्स ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एक समय था जब हमारे देश में आयोडीन की कमी हुआ करती थी, विशेषकर जो पर्वतीय इलाके हैं जहाँ पर बरसात के बाद में पानी बह जाता है, खनिज लवण की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी भी हो जाती है। तो उन लोगों में भी आपने देखा होगा वो गलगंड या घेंगा हुआ हो जाया करता था, एक बड़ा सारा यहाँ पर गांठ हो जाता था। इसका मतलब है कि अगर खान पीन में आयोडीन की कमी हो तब भी आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हो सकते हैं या इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी कभी कॉन्जेनाइटल हो सकता है, अब पैदाइशी आपको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ऐसा हो सकता है। कभी कभी सर्जरी अगर किसी की हुई है और थायराइड ग्लैंड को उसने आधा या पूरा निकाल दिया है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इनके अलावा कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से आप हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब इन सब बातों को जानने के बाद में हम लोगों को ये जानना जरूर आवश्यक होगा कि भाई ये कितना कॉमन है। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे श्रोता हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सोचा होगा या समझा होगा या सुना ज़रूर होगा। उनका कोई ना कोई नियर एंड डियर, कोई दोस्त जानकार हाइपोथायराइडिज्म का शिकार ज़रूर रहा होगा। तो ये साबित करता है कि ये बीमारी काफ़ी कॉमन बीमारी है। ये करीबन 7 से 8% पॉपुलेशन को हो सकती है। तो अगर हमारा देश 140 करोड़ का है तो 7 से 8% का मतलब होता है कि करीबन 10 से 12 करोड़ लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि इसमें सारे के सारे गंभीर तरीके के हाइपोथायराइडिज्म नहीं होते हैं। उनमें से कुछ क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, कुछ सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। सब क्लिनिकल का मतलब है कि अगर आप जांच कराएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन लक्षणों में भी उतना समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे दोनों तरीके के केस मिला के 7 से 8% तक हाइपोथायराइडिज्म हमारे समाज में विद्यमान है, या इसका जो प्रेवलेंस है वो लगभग इतना है। तो बात आती है कि जाँच कराएँ। तो जांच क्या कराई जानी चाहिए, कैसे हम लोग इसको पकड़ सकते हैं और कैसे हम लोग इसके बारे में शक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सारे लक्षण अगर किसी को मिलते हैं, कोई सुस्त रहता है, थकावट रहती है, वेट गेन हो रहा है, या पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, या किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, या कोई नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ है, इन सब लोगों को तो हमको हमेशा थायराइड की जाँच करनी ही है। थायराइड की जाँच आजकल हर एक जगह पर, हर एक सिटी में तो कम से कम ये सुविधा उपलब्ध है। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, किसी भी लैब पर जा सकते हैं और एक सामान्य सी T3, T4, TSH की थायराइड की जांच होती है, जो एक आपके ब्लड का छोटा सा सैंपल लिया जाता है और घंटे 2 घंटे के अंदर ये जांच मिल जाती है। तो अगर आपको कभी ऐसा शक लगता है तो आप अपनी इस जाँच को करा लें, या अपने आसपास में किसी चिकित्सक से मिलने, वो आपको इसको एडवाइस कर देंगे
और आप अपने शक को भी दूर कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको इलाज कर सकते हैं। अब हमने जांच कर ली, पकड़ लिया, जांच में अगर कुछ गड़बड़ आ गई तो अब क्या किया जाए, तो उसके बाद आता है नंबर इलाज का। इलाज करने के लिए क्या किया जाए, तो इलाज के लिए सबसे बढ़िया है कि आपके आसपास में अगर कोई हार्मोन के डॉक्टर हैं, जिसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, तो इस तरीके का कोई भी अगर आपके आसपास में डॉक्टर मौजूद है, विद्यमान है, या आजकल गूगल की भी आप मदद ले सकते हैं, डॉक्टर का नाम पता, आपको एड्रेस पता लग जाता है, तो वो मदद लेके आप अपने चिकित्सक से संपर्क करिए कि साहब मेरी रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, या मेरे को ये शिकायतें हैं, या मेरे को इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, तो आप अपनी मेरे को जांच बता दीजिए, या जांच अगर आपने कराई है तो अपनी जांच के साथ में आप डॉक्टर से मिलिएगा, तो आपके डॉक्टर आपको उसके लिए जो भी ज़रूरी आपके दिशा निर्देश हैं उनके, और या जो भी ज़रूरी इलाज है वो आपको बताएंगे। इलाज इसमें बहुत ही सिंपल, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही आसान है। ये इतना सामान्य और सेफ़ इलाज है और इतना प्रभावी इलाज है कि जो भी आपकी समस्याएं थीं, अगर वो थायराइड की वजह से हुई हैं, तो आप पूरी तरीके से उन समस्याओं से, या ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उन समस्याओं से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो एक छोटी सी गोली आपकी बहुत काम की हो सकती है अगर आपको डायग्नोसिस ठीक हो जाता है और ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू हो जाता है। इस गोली को लेने की सावधानियां क्या रखनी चाहिए, तो ये गोली ज़्यादातर बार हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप टैबलेट सुबह उठते ही ले लीजिए, और उसके बाद प्रेफरेबली 1 से 2 घंटे आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, और अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 4 घंटे का फिर मार्जिन हो, तब भी आप टैबलेट ले सकते हैं। तो इसको बाद में भी दिन में लिया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर समय है कि आप जब सुबह उठते हैं तो 1 गिलास पानी के साथ में 1 टैबलेट ले लीजिए। अगर आप कभी टैबलेट लेना भूल गए हैं, अगर आप टैबलेट स्किप हो गई है गलती से, या आप कहीं बाहर गए थे ले जाना साथ में भूल गए हैं, तो आप वो टैबलेट अब आने के बाद में 2 दिन की टैबलेट भी एक साथ ले सकते हैं, 3 दिन की टैबलेट भी एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखना ज़रूरी है, और इसके लिए अपने चिकित्सक से अपन सलाह लेंगे। लेकिन ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या आपके चिकित्सक के सुपरविजन में ही करना ज़रूरी है। तो ये इसके इलाज का तरीका है। अगर कभी कभार पेशेंट को साथ में गॉइटर भी है, गॉइटर का मतलब होता है कि थायराइड की जो ग्रंथि है, जैसे अभी आप मेरी गला देखेंगे तो आपको थायराइड की ग्रंथि नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर आपको कुछ फूला हुआ महसूस होता है या गांठ जैसी महसूस होती है, तो वो आपका गॉइटर हो सकता है। अपने चिकित्सक से आप उसको भी बताएं, उसकी सोनोग्राफी, या कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं, जिसको FNAV या FNAC कहते हैं। तो उससे आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ आपके पैथोलॉजी के हिसाब से कुछ रिस्की चीज़ तो नहीं है। अगर कुछ रिस्की डॉक्टर्स आपको लगेगा तो वो आपको सर्जिकल इसमें ट्रीटमेंट भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके सिंपल मेडिकेशन से भी आपका ट्रीटमेंट संभव है। तो ये परिस्थिति के हिसाब से, जांचों के हिसाब से, सोनोग्राफी और FNAC की रिपोर्ट के हिसाब से और आपके लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए मेडिकल वर्सेस सर्जिकल कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो आपको एक कंसल्टेशन के बाद में ही उस डिसीजन मेकिंग पर पहुंचना ठीक रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हमारे ये थायराइड हो गया है, तो अगर ये हमारे बाकी के जो घर के मेंबर्स हैं उनको हो ही नहीं तो कितना अच्छा रहे, या हम लोग इसको प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं, रिलेवेंट भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई पैथी या ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे हम लोग ये कह सकें कि इससे हम लोग अगर लेंगे तो थायराइड को प्रिवेंशन किया जा सकेगा। ऐसा अभी कोई लिटरेचर में या ऐसा कोई वैलिड ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, तो हाँ, मैं कहूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में ना केवल आपका वेट गेन टेंडेंसीज रहती हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। डिस्लिपिडीमिया होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसमें बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आप वो सब चीज़ों पे भी आपका ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, अपनी डाइट को संतुलित रखते हैं, एक बैलेंस्ड डाइट रखते हैं, और ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, जंक फूड्स हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में भी वो मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि इन सब चीज़ों से आप हाइपोथायराइडिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको निश्चित तौर पे काम आएंगी, आपको और आपके दोस्तों को, आपके परिवारजनों को। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज़ रहते हैं, तो आप हमारे
जो YouTube चैनल है उस पर अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में आपकी उन क्वेरीज़ को भी हम लोग आंसर कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर बलराम शर्मा सर, जिन्होंने हमें बताया कि हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं और किन आसान तकनीकों से इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा YouTube चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।